गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका 10th क्लास सामाजिक विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पार्ट 1 स्वर्णिम भारत चैप्टर अपना पूरा हो चुका है बेटा। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन पर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, अशोक के धम्म से क्या आशय है, या धर्म महामात्र से क्या आशय है। अशोक से संबंधित प्रश्न अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा में मोस्टली पूछा जाता है। तो इसका उत्तर है बेटा, अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उसे अशोक का धम्म कहा गया है। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उसे धम्म कहा गया है। अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरी और सातवीं स्तंभ लेख में दी गई है। उसके अनुसार पाप क्रम से निवृत्ति, दया, विश्व कल्याण, सत्य और कर्म शुद्धि ही धर्म है। इसके अलावा एक नंबर के प्रश्न में ये पूछा जा चुका है कि रुमिनदेही अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है। बोर्ड परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ चुका है। रुमिनदेही अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने लुम्बिनी में भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी। 1/6 से हटाकर 1/8 भूमि कर दिया गया था। बाबरू शिलालेख से हमें क्या जानकारी मिलती है। बाबरू शिलालेख में अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धर्म और संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। इसके बाद में 16 महाजनपदों का उल्लेख कौन सी ग्रंथ में किया गया है। 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में किया गया है। राजस्थान में कौन कौन से महाजनपद स्थित थे। जांगल, मत्स्य, सूरसीन और सीवी। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य। धम्म महामात्र के कार्य बताइए। धर्म महामात्र अधिकारी का नाम होता है। राज्याभिषेक के 4वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिनके मुख्य कार्य थे जनता में धर्म का प्रचार करना, जन कल्याणकारी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, कारावास से कैदियों को मुक्त करना या उनकी सजा कम करना, उनके परिवार की आर्थिक सहायता करना। अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने जनता को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया। और उसको ये प्रेरणा किससे मिली। ईरान के राजा दारा से। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता किसने प्राप्त की। जेम्स प्रिंसेप ने। मौर्य प्रशासन का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। मौर्य काल में भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित हुई। सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होता था, लेकिन वह निरंकुश नहीं होता था। कौटिल्य ने राज्य की 7 अंग बताए हैं। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग और कोष। केंद्रीय प्रशासन। अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें तीर्थ कहा गया है। तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र कहा गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य, इसका कार्य राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना, वार्षिक बजट तैयार करना। सन्निधाता। साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोषगृह और अन्नागार बनवाने का कार्य सन्निधाता करता था। अर्थशास्त्र में 26 विभागाध्यक्षों का उल्लेख है, जैसे कोषाध्यक्ष है, शीताध्यक्ष, पन्याध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष आदि। फिर प्रांतीय प्रशासन। अशोक के समय में मगध साम्राज्य के 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। उत्तरापद, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, अवंती राष्ट्र जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, कलिंग जिसकी राजधानी तोसली, दक्षिणापद जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी, मध्य देश जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। प्रांतों का शासन राजवंशी कुमार
यह आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। प्रांत विषयों में विभक्ति जो विषयपतियों के अधीन होते थे। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था जो समाहर्ता के अधीन था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया गोप था जो 10 गांवों का शासन संभालता था। समाहर्ता के अधीन प्रदेष्टि नामक अधिकारी होता था जो स्थानिक गोप और शासन अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। समुद्रगुप्त की सांस्कृतिक विजयों का उल्लेख कीजिए। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने विजय अभियान के का जो उसका आदर्श था दिग्विजय और एकीकरण की नीति थी। उसकी सैनिक सफलताओं का विवरण उनके दरबारी कवि हरिशेर ने इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में किया है। समुद्रगुप्त इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार कभी भी युद्ध में नहीं हारा था। समुद्रगुप्त के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी जिससे वो विदेशों से संबंध सुदृढ़ कर सका। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया। उसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है। वह ललित कलाओं में निपुण था। एक सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाती हुई विष्णु का भक्त था, परंतु दूसरे धर्मों का भी समान रूप से आदर करता था। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त थे और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि शतविजय के पश्चात धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ अभिलेख के द्वारा हमें क्या जानकारी मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। साथ ही दूसरी जानकारी हमें ये मिलती है कि स्कंदगुप्त को मलेच्छु के रूप में कुख्यात हुणों से जूझना पड़ा था और स्कंदगुप्त ने अनंत हुणों को पराजित कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न, गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का बहुत महत्व है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम ने तो वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी प्रोत्साहन दिया। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहान भारत आया था। इसके विवरणों से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य सुशासित था। उसमें अपराध बहुत कम होते थे और कर भार भी बहुत कम था। राजकाज की भाषा संस्कृत थी। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक तथा रघुवंश महाकाव्य की रचयिता कालिदास, मृच्छकटिकम नाटक के लेखक सुदृढ़, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाखदत्त और सुविख्यात खोजकार अमर सिंह गुप्त काल में ही हुए। रामायण, महाभारत और मनु संहिता अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में ही सामने आई। गुप्त काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त ने गणित और ज्योति विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। इस काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ जो बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची। उस काल की वास्तुकला, चित्रकला और धातु कला के प्रमाण झांसी और कानपुर के अवशेषों, अजंता की कुछ गुफाओं, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ, नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति और सुल्तानगंज स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा से मिलते हैं। फिर हर्षवर्धन का योगदान समझाइए। हर्षवर्धन वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। 606 ईस्वी में शासक बना। इसने 40 वर्ष तक राज्य करके अपनी कीर्ति का विस्तार किया। हर्षवर्धन में संतान था, अतः उसकी मृत्यु के पश्चात ही पुष्यभूति वंश का पतन हो गया। लेकिन हर्ष जिस समय सिंहासन पर बैठा उस समय उसकी परिस्थितियां बहुत ही संकटपूर्ण थी। बंगाल के राजा शशांक ने उसके बड़े भाई राज्यवर्धन का वध कर डाला। उसकी छोटी बहन राशि अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चली गई थी। हर्षवर्धन ने अपनी बहन को ढूंढ निकाला और शीघ्र ही
कामरूप यानी असम के राजा भास्कर वर्मा से संधि करके बंगाल के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेजती। हर्ष का साम्राज्य उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट, पूर्व में गंजाम, पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत थी और कन्नौज इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। हर्ष ने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। वह शिव और सूर्य की उपासना करता था। बाद में उसका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की ओर अधिक हो गया। वह प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर एक महोत्सव करके दान आदि करता था। चीनी यात्री हेनसांग इस प्रकार के छठे महोत्सव में सम्मिलित हुआ था। हर्षवर्धन दान प्रियता के लिए जाना जाता था। हर्षवर्धन ने संस्कृत में नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका 3 नाटकों की रचना की। हर्षवर्धन ने बाणभट्ट जो कि कादम्बरी और हर्षचरित के लेखक थे, मयूर, सुबंधु, मातंग, दिवाकर, ईशान आदि विद्वानों और चीनी यात्री हेनसांग को आश्रय प्रदान किया। चोलकालीन प्रशासन को समझाइए। चोलों का प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण चोल राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था, जिनको मंडलम कहा जाता था। मंडलम के उपविभाग कोटम, कोटम के उपविभाग नाडु, खुर्रम और ग्राम होते थे। अभिलेखों में नाडु की सभा को नाटर और नगर की श्रेणियों को नगरतात कहा जाता था। गांव के प्रतिनिधि प्रतिवर्ष नियमित निर्वाचित होते थे, नियमित चुनाव होते थे। प्रत्येक मंडलम को स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता प्राप्त थी, लेकिन राजा को नियंत्रित करने के लिए कोई केंद्रीय विधानसभा नहीं थी। भूमि की उपज का लगभग 6वां भाग सरकार को लगान के रूप में मिलता था। लगान अनाज में या स्वर्ण मुद्राओं में दिया जा सकता था। चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का कासू कहलाता था, जो 16 वर्ष का होता था। चोल राजाओं के पास विशाल स्थल सेना के साथ साथ मजबूत जहाजी बेड़ा भी था। चोल राजाओं ने सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं पूरी की।